हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप पार्ट 1 का हेडिंग देख रहे हैं कि एवलाइन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि एक स्टोरी है एक लड़की की जो कि डीफ रहती है, जो कि सुन नहीं पाती है और बिना सुने हुए भी वो म्यूज़िक को कैसे लर्न करती है, उसी की ये कहानी है। तो मेरे साथ बने रहिए, हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि आप पैराग्राफ नंबर 1 में देख रहे हैं, रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर का मतलब काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ थी, क्राउड्स था। जॉस्टल का मतलब लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, और ये सब कहाँ हो रहा था? प्लेटफॉर्म पे हो रहा था, ट्रेन जहाँ पर आने वाली थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और एक लड़की थी जो कि टीनेजर थी, 17 साल की थी, काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी जब वो वाइब्रेशंस को सुन रही थी उस ट्रेन का जो कि अप्रोच हो रहा था। अप्रोचिंग का मतलब हो जाता है ट्रेन का पहुंचना, जो कि स्टेशन पे आने वाला था। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। और वो जो यंग लड़की थी उसका ये पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि था लंदन में। डॉन्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो एक टीनेजर थी और वो कहाँ से बिलोंग करती थी? स्कॉटिश फार्म से, मतलब कि वो बिलोंग करती थी स्कॉटलैंड से। बट दिस एस्पायरिंग म्यूज़िक फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। तो उस लड़की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्यों था ऐसा? क्योंकि वो डीफ थी, क्योंकि वो जो थे वो सुन नहीं पाती थी। ठीक है, तो यही चैलेंज था। फिर भी वो म्यूज़िक को कैसे सीखती है, जैसा कि पैराग्राफ 2 में आपको पता चलता है कि पैराग्राफ 2 में उस लड़की का नाम होता है एवलिन ग्लैनी। तो एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 18-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसका जो ग्लैनी थी उसका जो हियरिंग कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हुआ। ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ ही उसका हियरिंग कैपेसिटी नहीं था। उसकी मदर ऐसा बताती है कि जब उसने एवलिन को पहली बार ऐसा नोटिस किया था जब वो पियानो के पास में बैठी हुई थी और जब वो 8 साल की थी, तब जा कर के दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट मूव। तब जा कर के एवलिन ने क्या किया? एवलिन को बुलाया था उसकी माँ ने और फिर वो मूव नहीं हुई थी। आई सडनली रियलाइज सी हैडेंट हर्ड। तब उसकी माँ को लगा कि एवलिन ने उनकी बात को नहीं माना। सेज इज़ाबेल ग्लैनी। तो इज़ाबेल ग्लैनी कौन थी? एवलिन ग्लैनी की मदर थी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ समय तक एवलाइन मैनेज कर रही थी। कंसील का मतलब छुपाना। कुछ समय तक वो मैनेज कर पाई थी अपने डीफनेस को छुपाने का अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से। बट बाय द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेड अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। तो लेकिन समय के साथ में क्या हुआ कि उसका जो मार्क्स था वो धीरे धीरे गिरते जा रहा था। डेटेरियोरेटेड मतलब रेड्यूस होना, वो गिरते जा रहा था। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने अर्ज किया उसके पेरेंट्स को कि एवलाइन को एक स्पेशलिस्ट के पास में लेकर के जाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब जा कर के वहाँ पर पता चला, डिस्कवर्ड का मतलब पता चला या खोजा गया कि उसका जो हियरिंग का कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुका है। और ये क्यों हुआ है? ये ग्रेजुअल नर्व डैमेज से। अब नर्व का डैमेज कहाँ होता है? ब्रेन में हमारे बहुत सारे नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं, तो उसी से नर्व डैमेज हुआ है, उसी से वो इम्पेयर्ड हो गई है। ठीक है, they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf। और ये एडवाइस किया गया कि उसको एक हियरिंग एड दिया जाए। एड का मतलब ट्रीटमेंट दिया जाए, एंड सेंट टू ए स्कूल, और एक स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर डीफ लोग रहते हैं। ठीक है, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलाइन। तो एवलाइन का ऐसा कहना था कि सब कुछ अब उनके सामने अंधेरा
सा दिख रहा था, अंधेरा छा गया था उसके सामने और कुछ भी उनसे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा एवलाइन का मानना है। बट एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलाइन जो है वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी। सी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ संकल्प अपने आप में रखती थी कि वो नॉर्मल लाइफ को जिएगी और परस्यू करेगी अपने इंटरेस्ट को म्यूज़िक में। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन देखती है एवलाइन कि एक गर्ल जो है वो एक जाइलोफोन को प्ले कर रही है। उसके बाद में फिर वो भी डिसाइड करती है कि वो भी जाइलोफोन को प्ले करेगी और सीखेगी। तो जाइलोफोन क्या है? देखिए, जाइलोफोन जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है, लकड़ी की बनी हुई जो रहती है ये। तो ये है जाइलोफोन, जो कि एक लड़की बजा रही थी, जिसको एवलाइन ने देखा तो वो भी ऐसा इंटरेस्ट जगाई कि वो भी जाइलोफोन को सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया एवलाइन को कि जब तुम सुन ही नहीं सकती हो तो तुम कैसे इसे बजा पाओगी। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स, उसने कैलिबर के को पहचान लिया था, उसने पोटेंशियल को पहचान लिया था एवलाइन के अंदर। तो देखिए, ये परक्यूशनिस्ट क्या होता है? देखिए, परक्यूशनिस्ट वो लोग होते हैं जो स्पेशली ड्रम को, तबला को बजाने का काम करते हैं, ठीक है। ही बिगैन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तब जा कर के वो सिखा रहा था, कौन? रॉन फॉर्ब्स जो है वो सिखा रहे थे अपने ड्रम्स के साथ में, अलग अलग नोट्स के साथ में, और उसे कह रहे थे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, बोल रहे थे कि तुम इसे कानों से मत सुने, ट्राई टू सेंस इट फ्रॉम अदर वेज, और वो कह रहे थे कि इसे तुम किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तब एवलाइन का कहना था कि उसने रियलाइज़ किया कि वो हायर ड्रम का बीट्स को या नोट्स को वो अपने वेस्ट के ऊपर वो रियलाइज़ कर पा रही थी, और वेस्ट के जो नीचे था उसको लोअर ड्रम को वो रियलाइज़ कर रही थी, उसके नोट्स को, ठीक है। तो वेस्ट क्या होता है? कमर का जो हिस्सा होता है उसी को कहते हैं। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। उसके बाद में फोर्ब्स ने ये बार बार उसे एक्सरसाइज रिपीट कराया। उसके बाद एवलाइन ने ये खुद को डिस्कवर्ड किया, खुद को वो पाई कि वो इससे सीख सकती है, और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अलग अलग बॉडी का बीट्स को उसने सीखा। मतलब उसका कहना था कि उसके जो पार्ट का बॉडी था उसको उसने यूज़ किया एवलाइन ने, कि कौन से बॉडी पार्ट को जब मैं रेज़ करूँगी तो कौन सा नोट्स होता है, म्यूज़िकल नोट्स। तो इस तरीके से वो अपने पूरे बॉडी का इस्तेमाल कर रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो वो कहती है कि मैंने अपने माइंड को और अपने बॉडी को ट्रेन किया ताकि मैं वाइब्रेशंस को सुन सकूं, ताकि मैं साउंड के वाइब्रेशंस को सुन सकूं, और बाकी जो था वो डिटर्मिनेशन और उसका हार्ड वर्क था। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। फिर उसके बाद में उसने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। सी toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make म्यूज़िक हर लाइफ। और उसने टूर कर लिया था 16 साल की उम्र में ही यूनाइटेड किंगडम का, और उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बनाएगी। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने क्या किया कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आई, जो कि अपने आप में एक इतिहास था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और उसने ऑर्केस्ट्रा वाले वर्क से सोलो परफॉर्म वो करने लग गई। सोलो का मतलब वो अकेला परफॉर्म करने भी लग गई थी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के ही अंदर अंदर उसने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स को अपने हिस्से में कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलाइन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इसके लिए वो खुद को हीरो नहीं मानती थी, वो खुद को अपने अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रेज़ नहीं करती थी, वो खुद को हीरो नहीं मानती थी। उसका कहना था कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप उस जगह पर चले जाओगे।
and she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और उसने क्या किया, वर्ल्ड के टॉप पर खुद को पहुंचा दिया। वो मल्टी परकशनिस्ट बन गई, मतलब वो एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्ले कर पा रही थी। उसने मास्टर कर लिया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। और वो इंटरनेशनल शेड्यूल्स पे चली गई जहाँ पर वो परफॉर्म करने लग गई, काफ़ी इंटरनेशनली बिजी हो गई जहाँ पर वो लोगों के लिए म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रही थी। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलाइन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो ये इंट्रीगिंग का मतलब हो जाता है फैसिनेटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस सी थिंग था, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था, लोग जब उसे देखते थे एवलाइन को, ठीक है। इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विद द बिजी बियर्ड गिव अप मी ट्रबल। तो एवलाइन का कहना था कि जितने भी जो मैन रहते हैं जिनका बहुत ज़्यादा दाढ़ी होता है उससे उसको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा वो क्यों कह रही थी? ऐसा वो इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर वो सुन नहीं पाती थी तो इसका मतलब वो देख तो ज़रूर पाती थी। तो वो लोगों के लिप्स को देख करके वो पहचान लेती थी कि कौन सा वो गाना गा रहे हैं या कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं। तो जिनके बहुत ज़्यादा बियर्ड्स होते थे तो उनके लिप्स जो हैं वो नहीं दिखते थे, इसी वजह से ट्रबल होता था एवलाइन को, और ये बोल करके वो हंसने लग गई, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एवलाइन ग्लेनी है, ठीक है। और ये जो है जाइलोफोन और पियानो को वो बजा रही है, पियानो को वो बजा रही है, ठीक है। पहले का पियानो ऐसा ही होता था। अब देख लीजिए यहाँ पर, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, और वो आँखों को भी देख करके म्यूज़िक को सेंस करती थी। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट, और ये बात वो कहती है कैसे, जब वो स्कॉटलैंड में बोलती है, ठीक है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो वो कहती है कि मैं अच्छे से सुन पाती थी और बोल पाती थी जब तक मैं 11 साल की थी। सी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन उसने स्कॉटिश के साथ साथ उसने फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज को भी सीख लिया था। एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, तो वो म्यूज़िक के बारे में एक्सप्लेन करती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कहती है कि मेरे जो रोम में जो है, मेरे जो बॉडी के कण में जो है वो म्यूज़िक पूरी तरीके से बस चुका है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये जो है मुझे सेंसेशन प्रोड्यूस करता है स्किन में। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और उसके हेयर में और उसके चीक बोन्स में भी ये म्यूज़िक जो पूरी तरीके से पोर हो चुका है, एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है उसके बॉडी में। उसी से वो रियलाइज़ करती है कि वो म्यूज़िक को कैसे हैंडल करे। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her finger tips। तो जब वो प्ले करती है जाइलोफोन को तो वो क्या करती है, वो देख पाती है फिंगर टिप्स को, ठीक है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ so that the vibrations passes through her bare feet and up her legs। तो वो ऐसा कह रही है कि वो रेजोनेंस को फील कर पाती है अपने बॉडी में। तो रेजोनेंस का मतलब हो जाता है इको, और इको का मतलब हो जाता है कि किसी भी साउंड का बार बार रिपीट होना। तो ऐसा कहती है कि जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जब आती है और वो परफॉर्म करती है तब वो अपने जूतों को क्या करती है, खोल के रख देती है ताकि साउंड का जो वाइब्रेशंस है वो उसके बॉडी में आ पाए। अब देख लीजिए पैराग्राफ नंबर 8। नॉट सरप्राइजिंगली एवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंस, और एवलाइन इसी तरीके से ऑडियंस को खुश करती है। डिलाइट्स का मतलब खुश करना। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और 1991 में उसे एक अवार्ड मिला और उस अवार्ड का नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड। और इसी चीज़, ये जब अवार्ड मिला था उसके बाद में एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स ब्लेड्स। वो कहते हैं, एवलाइन के बारे में कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कि भगवान ने उससे सुनने की ताकत तो ले ली है लेकिन एवलाइन को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दे करके भेजा है। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो हम लोग सुन पाते हैं वो महसूस कर पाती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो काफ़ी अच्छे से महसूस कर पाती है जितना हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई सी
शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वो म्यूज़िक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, काफ़ी खूबसूरती से। पैराग्राफ नंबर 9 देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एवलाइन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्केहॉलिक। तो यहाँ वर्केहॉलिक का मतलब हो जाता है कि एक पर्सन है जो हमेशा काम में बिजी रहता है, वो अपने काम को कभी नहीं छोड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा काम पे फोकस करता है, उसे वर्केहॉलिक कहते हैं। तो ऐसा एवलाइन खुद को बता रही थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और कभी कभी क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी बहुत ज़्यादा। बट द रिवार्ड आर एनर्मस, लेकिन वो कहती है कि इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। वो रिवॉर्ड्स कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा टॉप का रिवॉर्ड होता है। इनॉर्मस का मतलब ह्यूज हो जाता है, बिग हो जाता है, पैरामाउंट इस वो बोल सकते हैं, पीक भी बोल सकते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा टॉप का अवार्ड उसे मिलता है हार्डवर्क करने का। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलाइन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और वो कहती है कि रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवलाइन जो है वो फ्री कंसर्ट भी दिया करती है प्रिजन्स में, जेलों में और हॉस्पिटल्स में। तो ये कंसर्ट क्या है, कंसर्ट है कि ये एक तरह का म्यूज़िक बैंड होता है जो कि एवलाइन के पास में था, और वो ऑर्केस्ट्रा भी कह सकते हैं। वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं और उसे परफॉर्म करते हैं, तो उसे ही कंसर्ट्स किया कहा जाता है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटीज़ टू द क्लास फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो यंग म्यूजिशियंस जितने भी हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है ताकि वो आएँ और आकर के म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना नाम करें। एंड रिचलिंग ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज शी इज़ signing inspiration for deaf children, they see that there is nowhere that they cannot do। तो उसी तरह उसने चैरिटी भी खोल रखा था और बेथोवन फंड के लिए। तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि उसने कि वो काफ़ी ज़्यादा साइनिंग इंस्पिरेशन है। एवलिन ग्लैनी जो है वो डिफ चिल्ड्रंस के लिए साइनिंग इंस्पिरेशन है, और वो कहते हैं कि वो सभी को प्रेरित करती है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ी है वो सुन नहीं पाती है। ठीक है, और ऐसा देख करके नहीं लगता है कि कोई भी इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है, वो ज़रूर कर सकता है। ठीक है, एवलाइन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और एवलाइन ग्लैनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अकम्प्लिश कर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पा चुकी है, उपलब्धियाँ पा चुकी हैं। वो इतना पा चुकी हैं जितना लोग दुगने एज के हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत यंग एज में इतना कुछ पा चुकी हैं। सी हैज़ बॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने क्या किया है कि ऑर्केस्ट्रा के सामने में उसने परक्यूशन को सामने लेकर के आया है। तो परक्यूशनिस्ट तो उसको कहते थे जो ड्रम्स को और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने का काम करते थे, उसको परक्यूशनिस्ट कहते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर परक्यूशन है तो ये नाउन है, ION है लास्ट में, तो ये परक्यूशन है। तो परक्यूशन क्या हो गया, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं। तो ये क्या किया एवलाइन ग्लैनी ने, ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम किया, उसको दुनिया के सामने लाने का काम किया। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने एवलिन ग्लैनी ने बहुत लोगों को इंस्पिरेशन दिया जो कि हैंडीकैप्ड हैं, जो कि इम्पेयर्ड है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, और जो लोग भी उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने अपनी उपलब्धियों से लोगों को का मन काफ़ी ज़्यादा बहलाया है और बहुत लोगों को खुश किया है। और इसके राइटर हैं डेबोरा काउली। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।